अध्याय एक सबसे खराब स्थिति। सिलास ने अपना लैब कोट उतार दिया, एक हाथ से अपनी काली बटन अप शर्ट को चिकना किया और दूसरे हाथ से लंबे सफ़ेद कोट को लटका दिया। लैब में एक लंबे दिन के बाद भी विभिन्न विषाक्त पदार्थों के साथ काम करते हुए वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसकी स्टील जैसी हरी आंखें उसके काले फ्रेम वाले चश्मे के पीछे एक ही भावहीन घूरती थीं और उसका टोंड, हालांकि पतला, शरीर अभी भी सीधा खड़ा था। जब वह विश्वविद्यालय से बाहर निकला तो उसे पास से गुजरने वाले छात्रों और प्रोफेसरों ने अभिवादन किया। उसने उन सभी को एक विनम्र लेकिन संक्षिप्त सिर हिलाया। उसके कदम लंबे और लगभग जोरदार थे। पतझड़ की हवा थोड़ी तेज थी, लेकिन उसकी नाक को ताज़ा कर रही थी। विश्वविद्यालय में काफ़ी खुली अवधारणा वाली डिज़ाइन थी और शीर्ष मंजिल की प्रयोगशालाओं से नीचे चलने के बाद पहली मंजिल पर बड़े, मेहराबदार खंभे थे जो ऊपरी मंजिलों को सहारा देते थे और हवा और प्रकृति की तेज़ी को अंदर आने देते थे। अंधेरा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा जल्दी है, उसने सोचा। सर्दी आ रही थी और डेलाइट सेविंग टाइम पहले ही बीत चुका था, लेकिन अभी भी 4 बजे थे। सूरज को शायद 5 बजे तक ढलना शुरू नहीं करना चाहिए था। सिलास को यह थोड़ा अजीब लगा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, मैं आपको बताता हूँ। ये दिसंबर का पहला हफ्ता है, लेकिन क्या आपने बर्फ़ की एक बूंद भी देखी है? मैं आपको बता रहा हूँ, वे ब्राउन, वे एसी। सिलास के लंबे कदम धीमे नहीं हुए जब वह हॉटडॉग कार्ट के पास से गुजरा। उसने कुछ बातचीत सुनी, लेकिन वह बीच में बोलने के लिए धीमा नहीं होने वाला था। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का रात और दिन आने से क्या लेना देना हो सकता है? उद्धरण। ये संभव है, सिलास ने सोचा। यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पर्याप्त परिवर्तन होता है तो पृथ्वी का झुकाव इतना बदल सकता है कि दिन का प्रकाश। सिलास के दिमाग में विचारों की एक श्रृंखला आई, उसके बाद समीकरणों और गणनाओं की एक और भी लंबी श्रृंखला आई। उसने इन विचारों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। चलते फिरते समय बिताने का यह एक अच्छा तरीका था। दुनिया एक दिलचस्प जगह थी। उसे संदेह था कि हॉटडॉग व्यापारी को यह सब पता था और अधिकांश लोग उसके दावों का मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन इसमें सच्चाई का एक दाना होने की संभावना थी। सिलास को अभी भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। आधी दुनिया ने सोचा कि ग्लोबल वार्मिंग सभी चीज़ों का अंत कर देगी। दूसरे आधे ने सोचा कि यह डर फैलाने वालों द्वारा गढ़ा गया एक अतिशयोक्तिपूर्ण गड़बड़ है। सिलास के लिए, जैसा कि अधिकांश चीज़ें थीं, उसे लगा कि सच्चाई कहीं बीच में थी, हालांकि संभावित रूप से एक तरफ दूसरी तरफ झुकी हुई थी। उसने इस समस्या पर काफ़ी समय बिताया और इससे पहले कि वह जानता, उसका घर उसके सामने था। विश्वविद्यालय के इतने करीब एक घर होने के कारण सिलास, या बल्कि उसका परिवार, काफ़ी संपन्न था। उपनगरीय घर में 3 कारों के लिए गराज, एक अच्छी तरह से काटा हुआ लॉन और घरों के बीच पर्याप्त दूरी थी, जो एक गेटेड समुदाय से उच्च वर्ग के लोगों से भरी हुई उम्मीद की जाती है। सिलास ने खुला दरवाज़ा खोला और अपने ड्रेस शूज़ उतारने के लिए नीचे झुका। हालांकि उसे अप्रत्याशित रूप से शोर का सामना करना पड़ा, जो उसके घर से कहीं ज़्यादा था। शोर कम था, इसलिए वह ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या कहा जा रहा था, लेकिन निश्चित रूप से बहस चल रही थी। उसकी उदासीनता ने एक ब्रूभंग का रूप ले लिया। वह अपनी माँ, पिता, दादा और छोटी बहन के साथ रहता था। इसे एक सामंजस्यपूर्ण घर माना जा सकता है और वह अपने पूरे जीवन में काफ़ी भाग्यशाली रहा था। उसके माता पिता सबसे ज़्यादा इस बात पर बहस करते थे कि रात के खाने में क्या खाया जाए। कदमों की आवाज़ ने सिलास का ध्यान खींचा और लिविंग रूम से एक सुंदर, मध्यम आयु वर्ग की महिला नजर आई। लगभग 13 साल की एक छोटी लड़की उससे लिपटी हुई थी। उसकी बड़ी हरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मध्यम आयु की महिला के चेहरे पर असहाय भाव था। सिलास, तुम घर आ गए हो, यह अच्छी बात है। तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बस एक कार ले लो। तुम हर दिन पैदल चलने पर क्यों जोर देते हो? ये शब्द सिलास ने पहले भी कई बार सुने थे, लेकिन वह समझ सकता था कि उसकी माँ सिर्फ तहखाने में हो रही बहस से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। सिलास ने अनुमान लगाया था कि अगर यह इतना दबी हुई है तो ये सिर्फ नीचे ही हो सकती है। तहखाने को घर का मेन केव माना जा सकता है। यहीं पर जिम और कई तरह के खेल होते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि ये चीज़ें अब महत्वपूर्ण थीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां सिलास के पिता और दादा आराम करने के लिए जाते थे। यह अजीब था कि उनके बीच वहां बहस छिड़ गई, जब तक कि कोई और शामिल न हो। सिलास को इस पर संदेह था। उसके माता पिता व्यवसायी थे, लेकिन उनकी सख्त घर से काम न करने की नीति थी, इसलिए यह कोई सहकर्मी नहीं हो सकता था। लेकिन वह अपने माता पिता के किसी ऐसे दोस्त के बारे में नहीं सोच पा रहा था जो इतनी बड़ी बहस को जन्म दे सके। ये ज़्यादा दूर नहीं है, माँ। वह अपनी बहन के छोटे से सिर को सहलाते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश में आगे बढ़ा। ये कम से कम 5 किलोमीटर है। बस देखो, आसमान पहले से ही अंधेरा है, लेकिन तुम्हारा आखिरी पाठ 4 बजे समाप्त हो गया था। तुम्हें पता है कि इन दिनों बाहर सुरक्षित नहीं है। सिलास ने बिना किसी शिकायत के अपनी माँ की झिड़की सुनी। अगर उसे अपने परिवार से भागने की इतनी परवाह थी, तो एक 26 वर्षीय व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही सुरक्षित था।
विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान वह बहुत पहले ही बाहर निकल सकता था। बाहरी जीवन में उसे कोई खास आकर्षण नहीं था। उसके बहुत से दोस्त थे, हालांकि कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं था। अतीत में उसकी गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश उसके वास्तविक व्यक्तित्व के बजाय उसके आदर्श से प्रभावित थीं। उसे शराब पीना, पार्टी करना या धूम्रपान करना पसंद नहीं था। वह अपनी माँ की बाज जैसी आंखों से बचने के लिए जितने भी कारण उत्सुक हो सकता था, वे सभी मौजूद ही नहीं थे। मैं जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है, सिलास ने आखिरकार एक शब्द कहने में कामयाब रहा। उसकी माँ हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार सिर हिला दिया। वह अपने पति और ससुर के बीच में नहीं आना चाहती थी। ये वास्तव में सबसे अच्छा था कि सिलास चला जाए। सिलास ने सिर हिलाया और हॉल से नीचे चला गया, तहखाने का दरवाज़ा खोला और नीचे चला गया। उसे जिस क्रोध की उम्मीद थी वह उसे नहीं लगा। इसके बजाय हताशा की लहरें थीं। जितना कम आप इसके बारे में सुनते हैं उतना ही बुरा लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पिता और दादा को वास्तव में किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं थी। सेड्रिक, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम्हें कब गुमराह किया है? वापस लौटना ही हमारे पास अभी सबसे अच्छा विकल्प है। पिताजी, इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आती। आप चाहते हैं कि हम अपना सामान समेट लें और अचानक दुनिया भर में चले जाएं। ये बहुत हास्यास्पद है। सिलास ने अभी अभी अपना कार्यकाल शुरू किया है और अलारा अभी मिडिल स्कूल का अपना आखिरी साल पूरा कर रही है। हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष दुनिया के मामले कुछ ही महीनों में मायने नहीं रखने वाले हैं। सेड्रिक, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? नहीं नहीं, मैं समझ नहीं रहा। तुम मुझे बचपन से ही यह बकवास बता रहे हो और मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। सिलास अंदर गया और पाया कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हर कोई पूल टेबल के दोनों ओर खड़ा है। उसके पिता का चेहरा लगभग लाल हो गया था और उसके दादाजी अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम्हारी माँ। उस समय दोनों ने सिलास को देखा। सिलास को लगा कि उसके पास काफ़ी अच्छी टाइमिंग है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दादाजी कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो उसके गुस्से को गुस्से की हद से आगे ले जाएगा। उसकी दादी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, सिलास के जन्म से भी पहले। लेकिन उसे जो पता था उसके अनुसार उसने सेड्रिक को लगभग 10 साल की उम्र तक अकेले ही पाला था। उसकी मृत्यु के बाद मैग्नस वापस लौटा और अपने पिता के कर्तव्यों को पूरा किया। सिलास को इस स्थिति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि यह पूछने का उसका अधिकार नहीं था। कौन सा बच्चा अपने माता पिता के अतीत के बारे में हर विवरण जानता है? उसे अपने पिता के आघात को उजागर करने का विचार भी पसंद नहीं आया। फिर भी उसे इतना पता था कि उसके दादा द्वारा उसकी दादी को पालना बर्बादी का एक आसान रास्ता होगा। शुक्रवार था और वह नहीं चाहता था कि उसका सप्ताहांत इस वजह से बर्बाद हो। सिलास, सेड्रिक ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो जिस क्षण मैग्नस ने अपनी माँ का जिक्र किया वह पहले से ही गुस्से में था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैग्नस भी राहत की सांस लेता हुआ दिखाई दिया। क्या हो रहा है? सिलास ने पूछा। बस। मैग्नस और सेड्रिक ने एक दूसरे को देखा। तुम पहले से ही 26 साल के हो, सिलास। कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, सेड्रिक ने आखिरकार कहा। इन शब्दों पर अपने बेटे की उदासीन प्रतिक्रिया को देखकर सेड्रिक हंस पड़ा। वह कुछ बड़ी खबर बताने वाला था, लेकिन सिलास पहले से ही विश्लेषण मोड में था। इसे भूल जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम ब्राउन के साथ परिवार माने जा सकते हैं। सिलास ने भौहें चढ़ाईं। ब्राउन परिवार अभिजात वर्ग का पर्याय था। वे वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर परिवार थे। इस पीढ़ी में अकेले ही 3 अरबपति पैदा हुए थे, और अगर उन्हें लगा कि उनकी कॉफ़ी उस सुबह थोड़ी ठंडी थी तो वे शायद मंगलवार को एक मध्यम आकार के देश की जीडीपी को ध्वस्त कर सकते थे। उस हॉटडॉग व्यापारी ने ग्लोबल वार्मिंग को उन पर दोष देने की कोशिश की थी, और सिलास ने वास्तव में उसे दोष नहीं दिया। ब्राउन परिवार ने जिस सबसे बड़े उद्योग में अपनी शुरुआत की थी वह पेपर मिलिंग उद्योग था। हालांकि तब से वे बड़े हो गए थे, फिर भी उनके पास उस पाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा था और उन्होंने अपने हरे भरे जंगलों का उचित हिस्सा काट दिया था। ऐसा कहने के बाद सिलास की प्रतिक्रिया मूल रूप से वैसी ही थी जैसी मैग्नस और सेड्रिक ने उम्मीद की थी। तो क्या? मैग्नस ने आह भरी। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैं इतने सालों से तुम्हारे पिता से कहता आ रहा हूँ। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुढ़ापे में और क्या कर सकता हूँ? सेड्रिक ने अपनी बाहें पार कर लीं। अगर यह बूढ़ा आदमी उसे मना नहीं सका तो वह अपने तर्क बुद्धि वाले बेटे को कैसे मनाएगा? मैग्नस को भी यह एहसास हुआ, लेकिन उसने बस अपने दांत पीस लिए और आगे कहा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। हमेशा ऐसी चीज़ें होंगी जो वे जानते हैं और आम लोग नहीं जानते। क्या तुम इस बात से सहमत हो, सिलास? हाँ, सिलास ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके विपरीत मानना भोलापन था। वह मूल सिद्धांतकारों में विश्वास नहीं करता था, न ही वह सरकार के वफादारों में। ज़्यादातर चीज़ों की तरह उसका मानना था कि जवाब कहीं बीच में है। अच्छा, मैग्नस ने सिर हिलाया, थोड़ा उम्मीद भरा महसूस करते हुए।
मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। दुनिया जल्द ही पूरी तरह उथल पुथल की स्थिति में प्रवेश करेगी। बचने का हमारा सबसे अच्छा मौका ब्राउन परिवार की संपत्ति में वापस लौटना है। किस तरह की उथल पुथल? युद्ध? सिलास ने पूछा। हाँ, मैग्नस ने जल्दी से कहा, जिससे सेड्रिक की आंखें घूम गईं। वह इसे सफ़ेद करने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े आदमी का मानना है कि एक प्रलयकारी, सर्वनाशकारी घटना आने वाली है। युद्ध कई परिणामों में से एक हो सकता है। सिलास चुप हो गया। उसके दादा में मनोभ्रंश के कोई लक्षण नहीं दिखे थे। वास्तव में, अब भी, वह काफ़ी स्वस्थ दिख रहे थे। मैग्नस की त्वचा का रंग लाल था, उसका सिर चमकीला था और दाढ़ी सफ़ेद थी, और वह अपने परिवार के सभी पुरुषों की तरह ही एक कठोर मुद्रा में रहता था। अपने 70 के दशक की शुरुआत में होने के बावजूद उसने 2 महीने पहले ही एक हाफ मैराथन दौड़ लगाई थी। मनोभ्रंश के स्पष्ट रूप से कोई बाहरी लक्षण नहीं थे, लेकिन सिलास ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, और वह हर दिन अपने दादा से बातचीत करता था। इसके अलावा उसके दादा ने पहले कभी ऐसी हास्यास्पद बातें नहीं की थीं। इससे वह उन पर विश्वास करने के लिए और अधिक इच्छुक हो गया। क्या जांच करने का कोई सरल तरीका नहीं है? सिलास ने एक पल के बाद कहा। सेड्रिक की विजयी मुस्कान कड़वी हो गई और मैग्नस की आंखें चमक उठीं। सिलास एक तरफ चला गया और एक लैपटॉप को अनप्लग किया जो फ्लैट स्क्रीन पर मूवी स्ट्रीम कर रहा था। यह अटका हुआ था कार्टून राजकुमारी पर, इसलिए सिलास ने मान लिया कि बहस शुरू होने से पहले उसकी बहन यहाँ नीचे आई थी। वह वापस चला गया और लैपटॉप को अपने पिता और दादा के सामने पूल टेबल पर रख दिया। दुनिया के सबसे कुलीन परिवारों में से मैं कई के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन बस जांच करने के लिए हमें वास्तव में केवल 3 पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चलो ब्राउन, आबादी परिवार और राउस परिवार के साथ चलते हैं। इन तीनों परिवारों में हाई प्रोफाइल सदस्य हैं जिनके उड़ान इतिहास को ट्रैक किया गया है, और तीनों के पास सार्वजनिक रूप से ज्ञात संपत्ति के पते हैं। सिलास ने अपने दादा की ओर देखा। क्या ब्राउन का पता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पते के समान है? उसने लैपटॉप स्क्रीन को अपने दादा की ओर घुमाया। इसने एप्लाचियन की गहराई में एक स्थान प्रदर्शित किया। हाँ, ये स्थान है। मैग्नस ने सिर हिलाया। अच्छा, इसका मतलब है कि हम यथोचित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि वापस आने वालों की संख्या में वृद्धि होती है, तो इनमें से कई हाई प्रोफाइल लोग भी घर लौट आएंगे। लुसियस ब्राउन, मलाची ब्राउन, एस्ट्रिड ब्राउन, ये तीनों ही 3 अरबपति थे जिन्हें ब्राउन परिवार ने इस पीढ़ी में बनाया था। वे सभी 40 के दशक में थे और उन्होंने अपने अपने अनूठे उद्योगों में एक रास्ता बनाया था। सिलास ने भौहें सिकोड़ी। सेड्रिक ने भौहें सिकोड़ी। मैग्नस हंसा। सिलास ने एक नया टैब खोला। केल आबादी, अशर आबादी। सिलास की भौहें गहरी हो गईं। रैग्नार राउज, थॉर्न राउज, ड्रैवन राउज। हर एक, बार बार, बिना किसी चूक के, सभी के पास उड़ान इतिहास था जो उन्हें सीधे उनके एस्टेट तक ले जाता था, और उसके बाद कोई नहीं। सभी पिछले सप्ताह के भीतर। सिलास की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे उछलीं जैसे कि वह पियानो की कुंजियां बजा रहा हो। वे जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे सब कुछ धुंधला होता गया। वह भूल गया कि उसके दादा और पिता भी मौजूद हैं, जबकि वह एक के बाद एक टैब खोलता जा रहा था। उसने कहा कि वह 3 परिवारों पर रुकेगा, लेकिन वह नहीं रुका। उसने हर उस शक्तिशाली परिवार पर गौर किया जिसके बारे में वह सोच सकता था, 1 दर्जन से अधिक परिवारों पर, तब जाकर वह संतुष्ट हुआ। उसने कुछ छोटे मोटे परिवारों की भी जांच की जो उसे बाकी परिवारों की तुलना में खास नहीं लगे, और इससे कुछ भी नहीं बदला। सिलास ने लैपटॉप को लगभग बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि दादाजी के शब्द कितने सच हैं, लेकिन हमें जाना होगा। सबसे खराब स्थिति में हम सोमवार को वापस आएंगे। सेड्रिक के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन मैग्नस ने खुशी मनाना बंद कर दिया था। लगभग ऐसा लगा जैसे सिलास ने उसे भी मना लिया हो। उस रात सिलास चुपचाप लेटा रहा, अपने कमरे की नीरस छत को देखता रहा। क्या यह उत्साह है? उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे ऐसा कब महसूस हुआ था। यहाँ तक कि उसने जिन दुर्लभ सांपों के साथ काम किया, वे सांप जो एक हाथी को डसने पर मार सकते थे, उसके दिल की धड़कनें इस तरह नहीं बढ़ा पाते थे। दुनिया उसे बस उबाऊ लगती थी। कभी कभी वह चाहता था कि वह एक धार्मिक व्यक्ति होता ताकि उसे भरोसा हो कि वहाँ कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। ये बस वही हो सकता है। सिलास ने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। गुलाबी रंग की नाइटगाउन पहने एक नन्ही बच्ची ने अपना सिर अंदर झांका, जो लगभग फर्श पर घिसट रही थी। सिलास हल्के से मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि आज सुबह अलारा के रोने के कारण वह अकेले सोना नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो रही हो, तुम्हें पता है। अलारा ने अपने होंठ फुलाए और फिर भी उसके बिस्तर में घुस गई। वह उसके कवर में घुस गई और उसके बिस्तर का आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, उसे अनदेखा करते हुए, जैसे कि वह वहां था ही नहीं। इससे सिलास कुछ हद तक शांत हुआ और उसे लगा कि नींद अभी दूर नहीं है। आखिरकार, सिलास, क्या मैं अपने दोस्तों से फिर मिल पाऊंगा? शायद, उसने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। हन्फ, माँ और पिताजी ने कहा, जरूर।
मुझे पता था कि वे झूठ बोल रहे हैं। सिलास ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से डांट पड़ सकती है। मुझे यकीन है कि वे ठीक हो जाएंगे, सिलास ने आखिरकार कहा। आखिरकार ऐसा नहीं था कि ये परिवार बाहरी अंतरिक्ष में भाग रहे थे, है ना? आखिरकार वे सभी एक ही ग्रह पर थे। इसका मतलब था कि सभी के बचने का मौका था। हालांकि सिलास जानता था कि उसकी गणना के अनुसार ये संभावनाएं पूरी तरह से सही थीं। सचमुच बहुत पतला। अध्याय 2 बटलर जोसेफ। सिलास ने अपना सिर झुकाया और निजी जेट से नीचे उतरने के लिए पहला कदम उठाया। उसने जीन्स और सफ़ेद टर्टलनेक पहना था और दोनों को लोफर्स और हल्के भूरे रंग के ट्रेंच कोट के साथ मैच किया था। यहाँ प्लाचियन में हवा थोड़ी ठंडी थी, इसलिए उसने उचित कपड़े पहने थे। अजीब बात यह है कि हवा उतनी तेज नहीं थी जितनी वह उम्मीद कर रहा था, और यह वसंत की तरह अधिक महसूस हो रहा था। उन्मत्त हॉटडॉग व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में फिर से कौंधे, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके, अपनी सामान्य शांत निगाहों से चारों ओर देखा। ब्राउन का पारिवारिक एस्टेट पहाड़ों में ऊंचा था। ये जितना एकांत हो सकता था उतना एकांत था। स्पष्ट रूप से निजी जेट के बिना यहाँ पहुंचना असंभव था जब तक कि आप वाणिज्यिक विमान लेने और फिर एक सप्ताह की लंबी पैदल यात्रा पर जाने के लिए तैयार न हों। जैसा कि इस कद के परिवार से उम्मीद की जाती है, उनके पास अपना रनवे और हवाई जहाज हैंगर था। यहाँ तक कि एक छोटी सी हवेली भी थी जो बहुत दूर नहीं थी, जहाँ सिलास ने मान लिया कि वे पायलटों को आराम करने की अनुमति देते हैं। यह उनके लिए अच्छी खबर थी क्योंकि उन्होंने किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए पूरे सप्ताहांत के लिए अपने पायलट को बुक कर लिया था। इस जगह पर रहते हुए ज़मीन का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। टर्मैक, हैंगर और पायलट आवास ही वह सब था जो यहाँ देखने लायक था। उन्हें संभवतः मुख्य निवास के किनारे खड़े हेलीकॉप्टरों में से एक लेना होगा। सिलास का बाकी परिवार उसके साथ नीचे आया। उसके पिता ने अपने पायलट से कुछ शब्द कहे, उसके बाद वे अलग हो गए और अपने स्वागत दल का इंतजार करने लगे। उनके चारों ओर ऐसे ही समूह थे जिनमें से अधिकांश संपन्न परिवार थे जो लंबे समय से ब्राउन से अलग हो चुके थे। उनमें से कई संभवतः सिलास की तरह थे जिन्होंने हाल ही में इस तरह के संबंध को नहीं समझा था। सिलास ने खुद से सोचा, संख्या काफ़ी है। उसने लगभग 50 लोगों को गिना, और ये सिर्फ कुछ ही लोग थे जो उसके अपने परिवार के साथ ही आए थे। सिलास ने देखा कि एक बटलर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। वह पारंपरिक तरीके से तैयार था, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है। उसके काले बाल और सावधानी से कटी हुई दाढ़ी में एक बूढ़े भूरे बाल की झलक थी। जब वह रेंज में आया तो उसने शालीनता से सिर झुकाया। स्वागत है, मेरा नाम जोसेफ है। आप सभी मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं। कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको तुरंत आपके आवास तक पहुंचा दूंगा। अजीब है, सिलास ने सोचा और साथ चलने लगा। दूसरे समूहों को हमसे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? उसने देखा कि उसके दादाजी लगभग कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। वह आखिरकार खुद को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन सिलास ने इस पर ध्यान दिया। परिवार एक हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और जल्द ही फिर से हवा में था। 1 दर्जन मिनट भी नहीं बीते थे कि वे सिलास द्वारा नीचे से देखी जा सकने वाली कई संपत्तियों में से सिर्फ एक की छत पर उतरे। उसकी बहन खुद नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उसकी गोद में बैठने पर जोर दिया था। अगर बाकी सभी लोग शिष्टाचार नहीं दिखाते तो वह खिड़कियों पर अपने गोल मटोल छोटे गालों को दबाती ताकि उसे साफ साफ दिखाई दे। हमारे नीचे का ये घर अब तुम्हारा रहने का क्वार्टर होगा। इसमें 5 बेडरूम और बाथरूम हैं, सौना और पूल के साथ एक आउटडोर बाथ हाउस है। साथ ही पिछवाड़े में एक पर्याप्त रहने का क्षेत्र है। अगर तुम्हें पिछवाड़े में क्या शामिल करना है इस बारे में कोई विनिर्देश है तो कृपया मुझे सूचित करें और मैं निर्माण श्रमिकों और वास्तुकारों को तुरंत एक योजना पर काम शुरू करने के लिए कहूँगा। बटलर जोसेफ ने उन्हें घर के अंदर ले जाना जारी रखा, बहुत सी बातें समझाते हुए, लेकिन सिलास अभी भी अपने पहले कुछ वाक्यों पर अटका हुआ था। एक वास्तुकार को तुरंत एक योजना शुरू करने के लिए बुलाओ। उनका इरादा वास्तव में हम सभी को एक विस्तारित अवधि के लिए समायोजित करना है। अनिश्चित काल के लिए, संभावित रूप से। हम ब्रंच से चूक गए हैं और मुझे अभी भी आपके परिवार की खासियतें समझ में नहीं आई हैं। लेकिन मैंने दोपहर 1300 बजे लंच शेड्यूल करने का बीड़ा उठाया है। आखिरी बात पर जोर देते हुए, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए कृपया मेरी स्थिति को समझें। मुझे बताया गया है कि कल शाम को आइए, सब कुछ ठीक से निपटा दिया जाएगा। इसके साथ ही बटलर जोसेफ ने एक बार फिर सिर झुकाया और तेजी से नौकरों के क्वार्टर की ओर चल पड़ा, संभवतः दोपहर का भोजन तैयार करना जारी रखने के लिए। ये दौरा इतना व्यापक था कि वास्तव में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, सिवाय उन सवालों के जो उनकी आत्मा को जला रहे थे। हालांकि जोसेफ के अंतिम शब्दों के बाद वे केवल एक दूसरे को कुछ हद तक खाली भावों के साथ देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कल शाम तक इंतजार करना होगा। दिन तेजी से बीत गया। आमतौर पर सिलास थोड़ा उत्तेजित रहता था। उसके बारे में एक सावधानी थी जिसे कई लोग समझ नहीं पाते थे।
उसे अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, उसे अपनी चीज़ें साफ सुथरी रखना पसंद था और वह हमेशा समय का पाबंद और सीधा था। तथ्य यह है कि यह बैठक रविवार शाम को होगी, जबकि उसके पास सोमवार को व्याख्यान निर्धारित थे, इसलिए उसे तब तक ज़्यादा समय नहीं मिला जब तक कि वह पायलट को आधी रात को उड़ान न भरने दे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उसके मन में इस मामले से संबंधित चिंता के बहुत कम विचार थे। उसका मन पूरी तरह से शांत था। आने वाली मीटिंग पर ध्यान केंद्रित किया और फिर आखिरकार वह समय आ गया। अपनी छोटी बहन का हाथ थामे सिलास बाहर की पगडंडी पर चल पड़ा, जिस पर जोसेफ उन सभी को ले जा रहा था। हालांकि उसने इसका वर्णन इस तरह से किया, लेकिन गंदगी वाली सड़क इतनी अच्छी तरह से बनी हुई थी कि शायद ये पक्की सड़क होती। ऐसा लगता था कि ऐसा न होने का एकमात्र कारण प्रकृति के माहौल को बरकरार रखना था। इन रास्तों पर चलने वाले और अपने घरों से बाहर आने वाले परिवारों के कई अन्य समूह थे जो उनके जैसे ही थे। माहौल विनम्र और थोड़ा कठोर दोनों था। हर कोई जानता था कि वे सभी खून के रिश्ते से दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन उस तरह की निकटता महसूस करना मुश्किल था। इतनी नज़दीकी मुलाकात के साथ उनके दिमाग में दूसरी बातें भी थीं। अध्याय 3 टर्न कोट्स। सिलास पिछले दिन बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और उसे लगा कि उसने कुछ पहेली के टुकड़े एक साथ जोड़ दिए हैं। एक के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को एक निश्चित स्थिति होनी चाहिए, या कम से कम ऐसा जोखिम उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। एक पायलट के लिए एक उड़ान घंटे की कीमत हजारों में होती है। भले ही आप एस्टेट के पास हों, सापेक्ष रूप से कहें तो आप इस एक यात्रा के लिए आसानी से 5 अंक बर्बाद कर देंगे। सबसे अच्छा, कोई भी सामान्य परिवार इस तरह से एक विमान किराए पर नहीं ले सकता। हालांकि ये केवल पहला फिल्टर था। दूसरा फिल्टर, और यकीनन अधिक महत्वपूर्ण, पहले स्थान पर आने की हिम्मत थी। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो उसके दादा के शब्द हास्यास्पद थे। एक सर्वनाशकारी घटना केवल दुनिया के सबसे सच्चे अभिजात वर्ग को ही पता है। अगली बात जो बूढ़ा आदमी कहेगा वह ये होगी कि इल्यूमिनाती भी असली थी। हालांकि भले ही यह हास्यास्पद लगे, लेकिन दावे की सत्यता की जांच करने के अनगिनत तरीके थे। सिलास का तरीका सिर्फ एक था। अगर आपको पता होता कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो सिलास कम से कम आधा दर्जन अन्य व्यवहारिक तरीकों के बारे में सोच सकता था। आज आए परिवारों में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे। शायद उन्हें लगा हो कि ब्राउन उन्हें अपने मौजूदा पद से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। सिलास की राय में ये लोग अल्पसंख्यक होने चाहिए। बाकी लोग उसके जैसे ही थे, तेज नज़र वाले और अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश में। परिवारों को एक बड़े डाइनिंग हॉल में ले जाया गया, जहां हर एक को अपनी अपनी टेबल पर बिठाया गया। फिर से अलग हो गए, सिलास ने कहा। ये सूक्ष्म था, लेकिन इन विभिन्न छोटे परिवारों के लिए एक दूसरे से बातचीत करना और सवाल पूछना मुश्किल बनाने का एक सचेत प्रयास लग रहा था। सिलास को नहीं लगता था कि इसमें कुछ भी भयावह था, कम से कम अभी तक तो नहीं। ये भीड़ नियंत्रण का एक रूप होने की अधिक संभावना थी। 3 कोर्स का पूरा भोजन परोसा गया और डाइनिंग हॉल शांत बातचीत की आवाज़ों से भर गया। सिलास की नज़र है टेबल पर कुछ आकृतियों पर पड़ी, खास तौर पर 3 जिन्हें उसने तुरंत पहचान लिया। लुसियस ब्राउन, मेलाची ब्राउन और एस्ट्रिड ब्राउन, 2 पुरुष और एक महिला, प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय। वे सभी एक लंबी मेज पर बैठे थे, डाइनिंग रूम की ओर मुंह करके, मानो ये पुनर्जागरण युग हो और वे राजा और रानी हों। अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि उनका सभी को संबोधित करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां हर कोई शिष्टाचार का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा था, ये क्रिया, या बल्कि निष्क्रियता, एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकल गई। मिठाई परोसी गई, एक अच्छा हल्का और हवादार चीज़केक जिस पर स्ट्रॉबेरी जैम छिड़का हुआ था। ये स्वादिष्ट लग रहा था, हालांकि सिलास ने इसे नहीं खाया। वह चीनी से दूर रहने का प्रयास करता था। उसने पाया कि उसका शरीर इसके प्रति थोड़ा अधिक संवेदनशील था। हालांकि उसकी छोटी बहन ने खुशी खुशी उसका टुकड़ा चुरा लिया। उसे वास्तव में नहीं पता था कि इस छोटे से बच्चे ने उसके छोटे से शरीर में कमरा कहाँ से ढूंढ लिया। कोई अपनी सीट से खड़ा हो गया। सिलास को ये जानने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वह कौन था। वह पूरी रात इन लोगों पर ध्यान लगाए रहा था। जैसे ही उसके कान फड़कने लगे, उसे पता चल गया कि यह एस्ट्रिड ही होगी। एस्ट्रिड सिलास की माँ की उम्र की ही थी और उनकी शक्ल सूरत इतनी मिलती जुलती थी कि उन्हें आसानी से बहनें समझा जा सकता था। वे 2 महिलाएं थीं जो 40 के आसपास की थीं, लेकिन देखने में 30 के आसपास की लग रही थीं। उनके पहनावे का स्टाइल सरल और सुरुचिपूर्ण था और उनके आभूषणों का चुनाव शांत और बहुत ज़्यादा दिखावटी नहीं था। एस्ट्रिड ने काले रंग का गाउन पहना था जो उम्मीद के मुताबिक उदासी नहीं दिखाता था। एक मोती का हार उसकी पतली गर्दन पर सज रहा था और उसके बाल काफ़ी घने थे, मानो उसने उन पर हेयर स्प्रे छिड़का हो, और फिर भी वे अपेक्षित कठोरता नहीं दिखाते थे क्योंकि वे ढीले ढाले उसके कंधों तक फैले हुए थे। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी भौहों पर एक स्पष्ट अधिकार था। एक कहावत थी कि दुनिया की अधिकांश सबसे अमीर महिलाएं विधवा या तलाकशुदा होती हैं, लेकिन एस्ट्रिड न तो विधवा थी और न ही तलाकशुदा, क्योंकि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी।
उसे लुसियस और मलाकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का पूरा अधिकार था। ऐसा भी लग रहा था कि दोनों कुछ हद तक उसका सम्मान करते थे। सम्मान नहीं, सिलास ने मन ही मन सोचा। ऐसा लगता है कि वे उसे नेतृत्व करने देने से संतुष्ट हैं। वे एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते हैं। कितनी दिलचस्प गतिशीलता है। वे किस बात के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि ऐसा पदानुक्रम आवश्यक है? मुझे पता है कि आप सभी के पास कई सवाल हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक बार बोलूँगा। हालांकि ये शब्द अहंकारी लगते हैं, लेकिन परिवार को आप सभी को यह समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के मौजूदा तरीके इस तरह नहीं चल सकते जैसे कि वर्तमान में बनाए गए हैं। भविष्य में हम सभी बराबर नहीं होंगे। जो आपके पास है उसे अर्जित किया जाना चाहिए, और जो आपने अर्जित किया है उसका ही आप उपयोग कर सकते हैं। एस्ट्रिड की निगाहें डाइनिंग हॉल में घूम रही थीं। वह माहौल बना रही थी और उसके अधिकार ने किसी के लिए भी उसका खंडन करने के बारे में सोचना भी मुश्किल बना दिया था। पृथ्वी अपने इतिहास के दौरान 6 विलुप्ति स्तर की घटनाओं से गुजरी है। ऑर्डोविशियन विलुप्ति, डेवोनियन विलुप्ति, पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति, ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति, क्रेटेशियस पेलोजेन विलुप्ति, होलोसीन विलुप्ति। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये सुना तो बहुत से लोगों ने भौहें सिकुड़ीं। वे सभी शिक्षित लोग थे। उन्होंने इन विलुप्त होने की घटनाओं के बारे में सुना था, हालांकि बहुत से लोगों ने उनके बारे में इतने शब्दों में नहीं सुना था। लेकिन जिन लोगों को यह अजीब लगा कि उन्हें इस तरह एक साथ रखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, होलोसीन विलुप्ति एक विलुप्त होने की घटना थी जो वर्तमान में चल रही है, जो मनुष्यों के हाथों और पृथ्वी के वन्यजीवों पर उनके प्रभाव के कारण हुई। इन चीज़ों का उल्लेख क्यों? आपकी पाठ्यपुस्तकों ने आपको बताया है कि ये विलुप्त होने की घटनाएं विभिन्न चीज़ों के कारण हुई थीं। ज्वालामुखी, हिमयुग, क्षुद्रग्रह, अनगिनत भयानक चीज़ें। हालांकि मैं आज आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि यह सब बकवास है। इन विलुप्त होने की घटनाओं में से प्रत्येक, यहाँ तक कि तथाकथित चल रही घटना भी, सभी एक ही मामले के कारण हुई हैं। बुलाया गया आरोहण। एस्ट्रिड की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आप में से कई लोग आज रात के बाद यहाँ से चले जाने का विकल्प चुनेंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार आपको नहीं रोकेगा। हम कोई चैरिटी नहीं है। नहीं, हम मानते हैं कि जो लोग हमारे खून के वाहक हैं उन्हें इस तरह के लाड़ प्यार की ज़रूरत है। एक बार जब आप उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो वापस नहीं लौट सकते। उसके बाद जो कुछ भी होता है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास दलबदलुओं के लिए कोई धैर्य नहीं है। अध्याय 4 स्टेल। सिलास ने ये सब चुपचाप देखा। वह काफ़ी अच्छी वक्ता है। उसने बुलाए गए आरोहण जैसी काल्पनिक बात का उल्लेख किया और फिर उसने इसे वास्तविकता में वापस ला दिया। किसी तरह जब वह इसे इस तरह से कहती है तो ये कम हास्यास्पद लगता है। अब मुझे लगता है कि वह फिर से यह समझाने लगेगी कि बुलाए गए आरोहण क्या है। बुलाए गए आरोहण एक बहुस्तरीय घटना है। ये पृथ्वी के लिए विश्व मंच पर प्रवेश करने का एक अवसर है। वास्तविक विश्व मंच। पहला अवसर 400 मिलियन वर्ष पहले था और यह विफलता में समाप्त हुआ। छठा अवसर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के युग के दौरान वो सबसे करीबी था जो हमें सफलता के करीब ले गया था, लेकिन हम आंतरिक संघर्ष से अलग हो गए। आपने संस्कृति और नस्ल के मामलों के बारे में किताबें पढ़ी हैं और हमारे इतिहास में उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। आप यह नहीं जानते कि जब हमारी जान जोखिम में थी तब भी कुछ नहीं बदला। सिलास की नज़र अचानक तेज हो गई जब वह आगे की ओर बैठा था। ये सरल शब्द थे, लेकिन व्यावहारिक रूप से उन्होंने उसे ट्रक की तरह मारा। सैकड़ों साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र एक व्यापक परमाणु युद्ध के कारण समाप्त हो गए थे। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, इन सभी के शक्ति केंद्र कुचल दिए गए थे। हालांकि वे अब अपलाचियन में थे, लेकिन इस देश को अब अमेरिका नहीं कहा जाता था। इसके बजाय इसे टेरानोवा का संयुक्त गठबंधन कहा जाता था। ये नाम जानबूझकर उन देशों के समान हवा देने के लिए तय किए गए थे जिन्हें उन्होंने प्रतिस्थापित किया था, लगभग खोए हुए जीवन के लिए एक मौन सलामी के रूप में और फिर कभी उस रास्ते पर न जाने की याद दिलाने के लिए। आज भी, जब समाज मूल रूप से परमाणु विस्फोट से पहले के दिनों में वापस आ गया था, किसी भी देश के पास कोई परमाणु हथियार नहीं था। खैर, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। इस युग में जाति वास्तव में कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप चारों ओर देखें तो अधिकांश लोग जातीय रूप से काफ़ी अस्पष्ट थे। अगर सिलास को छठे विलुप्त होने की घटना से पहले के युग में ले जाया जाता तो उसे देखकर ये बताना मुश्किल होता कि वह पूर्वी यूरोपीय, मध्य पूर्वी, हिस्पैनिक या शायद किसी तरह का मिश्रित नस्ल का वंशज है। ये सभी के लिए समान था। उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन, उसके दादा, एस्ट्रिड या यहाँ तक कि अन्य आमंत्रित लोग भी। ये सब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी थी, एक ऐसा खुला रहस्य जिसके बारे में आप हर दिन सड़कों पर चलते समय सोचते भी नहीं थे। लेकिन एस्ट्रिड के शब्द अभी अभी उन्होंने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दीं, जब तक कि वह शांत नहीं हो गया।
अगर छठे विलुप्त होने की घटना के बाद पृथ्वी फिर से विफल हो गई, इस बार सांस्कृतिक और नस्लीय मतभेदों के कारण, आंतरिक संघर्ष के कारण, तो इससे निपटने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि सभी को एक संस्कृति और एक नस्ल का बनाने की कोशिश की जाए। अभी भी पूरी पृथ्वी पर एक सार्वभौमिक भाषा थी। यह एक बहादुरी भरा प्रयास था, लेकिन मनुष्य वास्तव में घृणित प्राणी थे। नस्ल के बिना ये वर्ग का मामला बन गया। क्या ये सही उदाहरण नहीं था? शक्तिशाली परिवार अब एकत्र हो रहे थे, और एस्ट्रिड ने एक बार पहले ही रक्तरेखा का उल्लेख किया था। गरीबों का क्या? उन लोगों का क्या जिनके पास अचानक घर वापस बुलाने के लिए खरपति वर्ग का परिवार नहीं था? ये चढ़ाई करने का हमारा 7वां प्रयास होगा। बहुत कुछ दांव पर है, लेकिन मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा। हर दुनिया के पास चढ़ाई करने के केवल 9 प्रयास होते हैं। 9वें प्रयास में विफलता के बाद ये संप्रभुता का अपना अधिकार खो देगा और अपने आकाशगंगा क्षेत्र के अन्य अधिपतियों को सौंप दिया जाएगा। दूसरा, आप में से जो लोग अतीत में विलुप्त होने की घटनाओं के बारे में जानते हैं, वे समझते हैं कि हम काफ़ी भाग्यशाली हैं। सभी प्रमुख प्रजातियां किसी घटना से बच नहीं पाती हैं। अतीत के कई जीव अब हमारे साथ नहीं हैं। डायनासोर सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं। मानव जाति एक विलुप्त होने की घटना से बच गई, लेकिन ये गारंटी देना असंभव है कि हम एक और घटना से बच सकते हैं। एस्ट्रिड ने हाथ हिलाया और डाइनिंग रूम की रोशनी कुछ हद तक मंद हो गई, क्योंकि एक प्रोजेक्टर उसकी पीठ पर गिरने लगा। अभी आप सभी के पास केवल मेरे शब्द हैं, और जैसा कि मैंने कहा है, मैं आप सभी को लाड़ प्यार करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि यह उचित है कि आप सभी को ये देखने का मौका मिले कि मेरे और मेरे चचेरे भाइयों के पास क्या है, इससे पहले कि आप अपना निर्णय लें। प्रोजेक्टर ने अपनी जगह पर क्लिक किया और उस पर एक छवि फायर हुई। नहीं, यह कोई छवि नहीं थी, बल्कि यह एक बॉक्स था, एक कांस्य बॉक्स जो अंतरिक्ष में दिखाई दिया, मडराता और घूमता रहा। सिलास ने भौहें सिकुड़ी। उसने छत की ओर देखा और तारों की जांच की। फिर उसने किताब में मौजूद सभी जादू की तरकीबें आजमाई ताकि वह पकड़ को ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इस बॉक्स को सिटी स्टेल के नाम से जाना जाता है। सबसे सटीक रूप से एक कांस्य सिटी स्टेल। ये कहा जा सकता है कि यह इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज छठे विलुप्त होने से बचने में कामयाब रहे, इसलिए हमारे पास यह है। वास्तव में यह कांस्य सिटी स्टेल निस्संदेह ब्राउन परिवार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आप सभी इसे छुएं। रोशनी सामान्य हो गई और प्रोजेक्टर वापस ऊपर चला गया। एस्ट्रिड ने कांस्य सिटी स्टेल पर हाथ रखा और वह डाइनिंग रूम से होते हुए पहली टेबल पर जा गिरा। उसका इंतजार पीड़ादायक था। सिलास को धैर्यपूर्वक वहां बैठना पड़ा, एक के बाद एक नज़रों को जलते हुए नरक की तरह देखते हुए। उसका पैर ऊपर नीचे हिलने लगा, इतनी तेजी से हिलने लगा कि जब तक कांस्य सिटी स्टेल उनकी मेज पर पहुंचा, तब तक उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। फिर भी उसने खुद को नियंत्रित किया, ये देखते हुए कि उसकी छोटी बहन उत्सुकता से पहले उस पर झपट पड़ी, फिर उसकी माँ, फिर उसके पिता। सिलास, सिलास, अलारा ने उसकी आस्तीन खींची। ये बहुत बढ़िया है। ये धमाके की तरह हुआ, फिर चमक, और फिर ये सारे शब्द और अक्षर मेरे दिमाग में ऐसे आए जैसे मैं सपना देख रहा था, लेकिन मैं सपना नहीं देख रहा था। पहली बार सिलास ने अपनी छोटी बहन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसके दादाजी मुस्कुराए, बिना खुद उस पर नज़र डाले ही तैरते हुए क्यूब को उसकी ओर धकेल दिया। उसकी नज़र में खुशी और जानने की झलक थी। सिलास ने आगे बढ़कर क्यूब को छुआ, उसका दिमाग खाली हो गया। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग और शरीर 2 हिस्सों में बंट गए हों। उसका दिमाग ऐसी चीज़ें देख रहा था जो उसका शरीर नहीं देख रहा था। किसी तरह उसे यकीन था कि यह जो कुछ भी था वह उसकी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, बल्कि यह उसके दिमाग की आंखों से देखा जा सकता था। जैसा कि अलारा ने कहा, ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था। और फिर शब्द आए। कांस्य शहर का स्तंभ। स्थिति निष्क्रिय। गांव का नाम अनाम। क्षेत्र स्तर अल्पविकसित गांव। क्षेत्र व्यास 100 मीटर। निवासी 0/100। सैनिक 0/10। लोकप्रियता 0/0। सहायक गांव की सीमा 2। क्षेत्र आंकड़े बुनियादी सुविधाएं जोड़ 5%, बुनियादी सीमाएं जोड़ 100%। सिलास पूरी तरह से विस्मय में था। इस स्तर पर कहीं भी कोई तकनीक नहीं थी। यहाँ तक कि वीआर गेमिंग भी अभी भी प्रोजेक्टेड इमेज के दौर में अटकी हुई थी। यह आपके दिमाग में सीधे कुछ भेजने में सक्षम होने के करीब भी नहीं था। दृष्टि को बदलने के लिए कंप्यूटर चिप्स का उपयोग करने में सक्षम होने के मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सीमाएं, वह क्या है? सिलास की हर चीज़ को समझने की इच्छा अलाव की तरह धधक रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे लगभग जिंदा खा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई जवाब मिलेगा। बुनियादी सुविधाएं, फसल उत्पादन, गांव का आकर्षण, प्रतिभा बफ। बुनियादी सीमाएं, क्षेत्र का व्यास, निवासी, सैनिक, सहायक गांव की सीमा। सिलास जवाब से नहीं, बल्कि जवाब के अर्थ से दंग रह गया। उसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। उसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया और फिर उसी तरह जवाब दिया। ये कैसे संभव है?
उसे उसी क्षण से पता चल गया था कि वह घर वापस नहीं लौटेगा। अध्याय 5 सांकेतिक इशारे। उस रात चांद पूर्ण था, उस पर हल्का नीला रंग था जो उसे अलौकिक सुंदरता दे रहा था। सिलास ने इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, उसे लगा कि आज इसका एक अलग तरह का महत्व है। यह अब आसमान में सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा छीनी गई धरती का एक टुकड़ा। इसके बजाय यह एक कदम पत्थर की तरह लग रहा था, या शायद एक विकर्षण भी, जो अपनी शानदार रोशनी से परे जो कुछ भी था उसे अस्पष्ट कर रहा था। सिलास को लगा कि कोई उसके पास बैठा है। पत्थर की बेंच में पर्याप्त जगह थी, हालांकि यह अजीब था कि कोई इतनी देर रात तक जागता रहेगा। आधी रात से काफ़ी पहले हो चुकी थी। वह आमतौर पर काफ़ी सख्त शेड्यूल पर सोना पसंद करता था ताकि वह सुबह जल्दी उठ सके। लोग अक्सर नींद की उपेक्षा करते थे, जबकि यह संभवतः अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली सुपर सीरम था। लेकिन चूंकि वह भी सो नहीं सकता था, तो कौन कह सकता था कि दूसरे लोग भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे। दादाजी, सिलास ने हल्के से कहा। मैग्नस मुस्कुराया। अब तक वह अपने पोते के कठोर संबोधन के आदी हो चुके थे। वह सिलास के दिल को लगभग किसी और से बेहतर जानता था, इसलिए वह ऐसी तुच्छ बातों में नहीं उलझता था। तुम किस बारे में सोच रहे हो, सिलास? सिलास ने कभी भी अपनी आंखें चांद से नहीं हटाईं। ऐसा नहीं था कि वह जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन जवाब बहुत लंबा होगा और अंततः वह उस सार तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके बारे में उसके दादा बात करना चाहते थे। तुम बहुत समय से जानते हो, सिलास ने आखिरकार यही कहा। मैग्नस ने आह भरी। ये वृद्ध और थका हुआ लग रहा था, और शायद ये पहली बार था जब उसके दादा ने वास्तव में अपनी उम्र की उपस्थिति को दर्शाया था। लुसियस, मलाकी और एस्ट्रिड के पिता, वे मेरे भाई हैं। यहाँ लाए गए अन्य परिवारों की तुलना में ये कहा जा सकता है कि हम रक्त के मामले में मुख्य परिवार के सबसे करीब हैं। आपके पिता, उन्हें उनमें से चौथा होना चाहिए था। उन्हें भी ग्रिमब्लेड की उपाधि मिलनी चाहिए थी। ग्रिमब्लेड? सिलास ने पूछा। हाँ, ये हमारे वंश का नाम है। आधुनिक समाज के साथ बेहतर ढंग से घुलने मिलने के लिए हमने अपना नाम बदलकर ब्राउन रख लिया। यह शायद कुछ ऐसा है जो वे आपको आने वाले दिनों में बताएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही आप पर बहुत कुछ थोप दिया है। सिलास ने धीरे से सिर हिलाया। सच कहा जाए तो अब इसे स्वीकार करना बहुत आसान था। अगर उसके दादा ने उसे कुछ दिन पहले बताया होता तो शायद वह उसे अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश करता। ग्रिमब्लेड, यह एक देहाती नाम था और इससे जो भावना पैदा हुई उसे केवल 2 तरीकों से ही लिया जा सकता था। या तो आपको लगेगा कि यह 5 साल के लड़के की कल्पना थी, या ये दबंग और बहादुरी थी। सिलास तटस्थ था। इतने साल पहले यह मेरी गलती थी। तुम्हारी दादी से मेरा एक बच्चा था, एक ऐसी महिला जिसे मेरे पिता स्वीकार नहीं करते थे। मैंने बहुत दबाव झेला और इस गलती की भरपाई करने के लिए परिवार के लिए बहुत मेहनत की। मैग्नस ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे तुम्हारे पिता को 10 साल के लिए छोड़ देना पड़ा, और जब तुम्हारी दादी मर गई तो मैं उनके साथ नहीं था। सिलास ने अपने दादा की तरफ देखा। उसने मैग्नस को पहले कभी रोते नहीं देखा था। अब भी बाद वाले के शब्द स्थिर और समान थे, लेकिन आंसू उसके चेहरे पर अनियंत्रित प्रवाह में बहते रहे। कैंसर के लिए? कल्पना कीजिए, मेरी महिला, मेरे जीवन का प्यार, ऐसी घिनौनी, घृणित चीज से मर गई, जबकि उसका पति इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवार से था। जबकि कुछ ही दशकों में ऐसी बीमारी को सिर्फ हाथ हिलाने से ठीक किया जा सकता था। सिलास जानता था कि उसके दादाजी इस आने वाले समय का जिक्र कर रहे होंगे। सम्मन असेंशन, वे इसे कहते थे। उनकी दुनिया में कैंसर का इलाज नहीं था, लेकिन इस दुनिया में ऐसा लगता था। मैग्नस ने फिर से अपना सिर हिलाया। जब मुझे तुम्हारी दादी की मौत की खबर मिली तो मैंने परिवार और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को त्याग दिया। मेरे पिता ने मुझे सेड्रिक को परिवार में वापस लाने से मना किया, इसलिए हम केवल अपने दम पर ही आगे बढ़ सकते थे। और तुम्हें कोई नाराजगी नहीं है? सिलास ने पूछा। हाँ, मैग्नस हंसा। उसकी हंसी में अंधेरे का संकेत था। मैं किससे नाराज होऊंगा? वह आदमी बहुत पहले ही मर चुका है और मैं उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। भले ही मुझे कुछ नाराजगी हो, लेकिन इस परिवार को जीवित रहने का मौका मिलना चाहिए। जब अपराधी चला गया है तो मैं अपनी संकीर्णता को क्यों आड़े आने दूंगा? सिलास ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने दादा की बातों को ध्यान से सुन रहा था। ये बातें उसके सीने में लंबे समय से थीं, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। अगर सिलास अपने पिता के नज़रिए से इसे देखें तो ऐसा लगेगा कि ब्राउन्स पैसे और वर्ग के प्रति इस हद तक जुनूनी थे कि वे अपने वंशजों की शादियों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते थे। लेकिन अब जब उन्होंने कांस्य स्टेल देखा था तो यह उससे कहीं अधिक गहरा मामला था। ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला था, जिसमें पूरी मानव जाति का भाग्य दांव पर लगा था। ग्रिमब्लेड नाम और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके दादा ने इसे वंश कहा था, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रक्तरेखा भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी और उनके दादा के कार्यों ने उससे समझौता किया हो सकता है। उस दृष्टिकोण से सब कुछ बहुत अधिक उचित था।
सिलास ने सांपों के साथ बहुत समय बिताया। सुंदर पैटर्न या अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उनका सावधानीपूर्वक प्रजनन किया। भयानक विष केवल वही नहीं था जिसमें वह शामिल था, बल्कि कई अन्य सरीसृप उत्साही और वैज्ञानिक भी इसमें शामिल थे। यदि रक्तरेखा का मामला इस नई दुनिया में भी इतना महत्वपूर्ण हो गया, और बहुत बड़े पैमाने पर, तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उनके पूर्वजों ने नस्ल को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए थे वे सब व्यर्थ हो गए। लेकिन क्या यह सामान्य बात नहीं थी? शक्तिशाली लोग कमजोरों को सांकेतिक इशारे करते हुए सारी शक्ति अपने लिए जमा कर लेते हैं। अध्याय 6 केवल एक। वैसे भी इस बूढ़े आदमी ने पहले ही चीख से अपनी भड़ास निकाल ली है। मैग्नस ने सिलास के कंधे पर थपथपाया। मैं यहाँ तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया हूँ। इसके बजाय मैं तुमसे कांस्य स्तंभ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम बहुत तेज हो, मुझे यकीन है कि तुम पहले ही समझ चुके होगे। क्या केवल एक ही है? सिलास ने बात खत्म की। मैग्नस की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी नम आंखें गर्व से चमक उठीं। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उसका ये पोता उसे प्रभावित करने में कभी असफल नहीं हुआ। वास्तव में केवल एक ही है, केवल एक ही सिटी लॉर्ड होगा और चुनाव केवल उन तीनों में से ही होगा। भले ही मैंने इतने साल पहले वह गलती न की होती, लेकिन ये तुम्हारे पिता होते, न कि तुम, जिन्हें इस मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता। सिलास ने सिर हिलाया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। टेरानोवा के यूनाइटेड गठबंधन के अध्यक्ष की न्यूनतम कट ऑफ आयु 35 वर्ष थी। विज्ञान के अनुसार सिलास के मस्तिष्क का विकास हाल ही में रुका था और उसके पास अभी भी जीवन का पर्याप्त अनुभव नहीं था। साथ ही जब वह इतनी कम उम्र में एक स्थायी प्रोफेसर था, तो 3 अरबपतियों की तुलना में यह क्या था? अगर ब्राउन के पास केवल एक सिटी स्टेल होता और वे किसी पर अपनी उम्मीदें लगाने जा रहे थे, भले ही वह तत्काल परिवार का कोई व्यक्ति न हो, तो वह निश्चित रूप से सिलास जितना युवा नहीं होगा। मैग्नस ने ठहाका लगाया। वह जानता था कि उसके पोते में बहुत अधिक आत्मगौरव था। यह उसके खुद के साथ और उसके अनुशासन के तरीके से परिलक्षित होता था। लेकिन वह गलती से भी तार्किक था। वह इस तरह की किसी चीज़ के बारे में गुस्सा नहीं होगा। भले ही मैग्नस जानता था कि सिलास के दिमाग में अभी केवल एक ही विचार है, मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प हूँ। मैं आपको पहले से बता सकता हूँ कि परिवार की क्या योजनाएं हैं और आप खुद ही चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अकेले ही चले जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इसके परिणामों को समझ सकते हैं। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, इसलिए असहमति की सज़ा आनुपातिक होगी। सिलास ने सिर हिलाया। भले ही सिलास ने खुद को एक प्रतिभा साबित कर दिया हो, लेकिन परिवार चाहेगा कि वह उनके अधीन हो जाए और मदद करे। अगर वह अपने प्रयासों को कहीं और लगाता है, तो यह उनके खिलाफ जाने के बराबर होगा। सिटी स्टेल असेंशन दायरे में सबसे मूल्यवान वस्तु है। उनमें से सबसे आम वास्तव में कॉमन सिटी स्टेल शीर्षक से हैं। 99% से अधिक शहर ऐसे ही होंगे। क्या यही बफस का कारण है? सिलास ने पूछा। हाँ, कांस्य सिटी स्टेल एक अपग्रेड है, इसलिए इसे प्रति स्तर अधिक क्षेत्र, अधिक निवासी वगैरह मिलते हैं। हालांकि इसे हासिल करने का प्रयास अत्यधिक और भारी है। ग्रिमब्लेड वंश को कांस्य ग्रेड में से एक प्राप्त करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, जो वे तब तक करने को तैयार नहीं थे जब तक कि यह पहले से ही स्पष्ट न हो जाए कि हम अपने छठे प्रयास में विफल हो जाएंगे। इन शब्दों पर सिलास की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसके दादा ने जवाब में सिर हिलाया। हमने हजारों योद्धाओं को खो दिया और वंश लगभग पूरी तरह से मिट गया, लेकिन ये केवल इसलिए इसके लायक था क्योंकि विलुप्त होने की घटना आ रही थी। वैसे भी या तो हम जोखिम उठाते या हमें दफना दिया जाता। इन शब्दों से और इस स्तर के बलिदान के लिए ये स्पष्ट था कि ब्राउन या ग्रिमब्लेड, बल्कि इस सिटी स्टेल को सिलास जैसे सापेक्ष बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं दे सकते थे। उन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया था। जल्द ही समन असेंशन शुरू होगा और यह वह अवधि होगी जिसका उपयोग परिवार यह मूल्यांकन करने के लिए करेगा कि तीनों में से कौन सिटी लॉर्ड बनने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यह अवधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शहर का स्थान किसी भी अन्य चीज़ की तरह ही महत्वपूर्ण है। दुनिया बदलती है? सिलास ने पूछा। मैग्नस हंसा। एक बार फिर उसके पोते ने सही बात कही थी। हाँ, आरोही क्षेत्र हर बार यादृच्छिक होता है। भूभाग, पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि खतरे भी हमेशा पूरी तरह से अलग होते हैं। अगर वे अलग नहीं भी होते, तो भी पहले स्थान पर एक व्यापक मानचित्र का अस्तित्व होना बहुत मुश्किल होता। तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सिलास ने पूछा। मैग्नस ने कड़वाहट से मुस्कुराया। नहीं सिलास, यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। मैं बस महसूस कर सकता हूँ कि यह एक ऐसा विकल्प होगा जिसे तुम चुनना चाहोगे और मैं तुम्हें ऐसा करने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। अगर और केवल अगर तुम ऐसा करना चाहो। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए कितना श्रेय ले सकता हूँ, लेकिन वह महत्वाकांक्षी नहीं है। वह परिवार की योजनाओं का पालन करने में संतुष्ट होंगे। तुम्हारी माँ एक अच्छी महिला है और वह हमेशा उनका अच्छा साथ देंगी। छोटा बच्चा बहुत छोटा है और जब तक सेड्रिक और इसोल्डे सहमति नहीं देते, तब तक वह बुलाए जाने वालों में शामिल भी नहीं होगा और तुम जानते हो कि वे ऐसा नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं है कि पिता महत्वाकांक्षी नहीं है, सिलास ने हल्के से कहा, बल्कि ऐसा है कि उनके पास महत्वाकांक्षी होने का कोई कारण नहीं है, वह आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, और यह एक अच्छी विशेषता है। मैग्नस सहमत हुए, लेकिन इस दुनिया में वास्तव में कोई अंतर नहीं था। अगर सेड्रिक को महत्वाकांक्षी बनने के लिए किसी ट्रिगर की ज़रूरत होती तो उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती। किसी भी तरह, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सिलास, वह यह है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारे माता पिता में ज़रूरी चरित्र नहीं है। हालांकि बहुत जल्द ही उम्र एक कारक के रूप में बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उस समय तक परिणाम का बहुत कुछ तय हो चुका होगा और चीज़ों को तय करने की बारी अब मेरी नहीं होगी। तुम्हें चाहिए इस आगामी बफर अवधि का लाभ उठाकर यह पता लगाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। सिलास ने ध्यान से सुना और वह और उसके दादा देर रात तक बातें करते रहे। अध्याय 7। भले ही मैं मर जाऊं। दिन तेजी से बीतते गए। हर दिन एक नई बैठक होती और परिवार के सदस्यों को जानकारी दी जाती और तैयार किया जाता। हालांकि आखिरी दिन तक सभी को पता नहीं था कि वे क्या करने जा रहे हैं। यह मामला न तो मजाक था, न ही यह कोई खेल था। ये ग्रह पृथ्वी को बचाने के लिए उनके पास आखिरी मौकों में से एक था और जोखिम आनुपातिक था। इन दिनों परिवार ने उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया। ये बेकार था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, वह एक हफ्ते में क्या प्रगति कर सकता है। यहाँ तक कि सिलास को भी पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह सबसे अच्छा एक शौकिया मुक्केबाज था, और वह भी तभी जब वह खुद के साथ उदार था। उसके पक्ष में केवल उसका एथलेटिक शरीर और अच्छी सहनशक्ति थी। सिलास को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया था। उन्होंने इस मामले में जितने संसाधन देने थे उतने खर्च कर दिए थे। वे ग्रिमब्लेड के शाखा परिवारों के सदस्य ज्यादातर तैयार नहीं थे, लेकिन क्या लुसियस, मलाकी और एस्ट्रिड के मामले में भी यही सच था? उनके प्रत्यक्ष अधीनस्थों का क्या? यह एक स्पष्ट विभाजन रेखा थी। उन्हें वापस बुलाना सिर्फ उनके प्रशासन को मजबूत करने के लिए था, उन बुद्धिमान लोगों के साथ जो वापस लौटना जानते थे। आज रात लुसियस ग्रिमब्लेड ने शुरू किया। आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प एथर प्लेन में प्रवेश करना होगा और दूसरा यहाँ रहना होगा। यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं तो आपको एक परीक्षण दुनिया में फेंक दिया जाएगा जहां आप तैयार नहीं हैं और आपके मरने की संभावना 90% से ज़्यादा है। यदि आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आप इस अवसर को छोड़ देंगे और आपके पास आगे चलकर एक और विकल्प होगा कि आप खुद को सिटी लॉर्ड के अधीन कर लें। ग्रिमब्लेड परिवार आपके लिए यह विकल्प नहीं चुनेगा। आप चाहे जो भी विकल्प चुनें, हम एक ही परिवार और एक ही सोच के होंगे। ये आखिरी बातें हैं जो हमें तुम्हें समझानी हैं। बाकी के लिए, एक बार जब आरोहण शुरू हो जाएगा तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। लुसियस के शब्द एस्ट्रिड की तुलना में बहुत अधिक जोरदार थे और वह अक्सर एक सख्त सार्जेंट की तरह बोलता था। उसके शब्द पहले से ही उसके इरादों से इतने भरे हुए थे कि उसे कुछ और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये स्पष्ट था कि ग्रिमब्लेड परिवार चाहता था कि वे दूसरा विकल्प चुनें। सिलास बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत की ओर देख रहा था। उसने अवचेतन रूप से अपने फ़ोन को देखा, मिस्ड कॉल और बिना खोले गए ईमेल की स्ट्रिंग की जांच की, जो आमतौर पर उसे चिंता से भर देते थे। लेकिन अभी वह शांत था। भले ही उसने अपने माता पिता से, अपनी छोटी बहन से झूठ बोला था, भले ही वह जानता था कि दूसरी तरफ मौत उसका इंतजार कर रही है, वह शांत था। अपने जीवन में पहली बार वह मूर्खतापूर्ण, अतार्किक निर्णय लेने जा रहा था। उसे कोई युद्ध का अनुभव नहीं था, कोई छिपा हुआ इक्का उसके सिर में घिसटता हुआ नाजुक दिमाग के अलावा कुछ नहीं। किसी कारण से उसके दादाजी को पता था कि वह ये चुनाव करेगा, और शायद वह अकेला था। उसके पिता और माँ को इतना भरोसा था कि वह युवावस्था की ढिठाई के बजाय तर्क को चुनेगा कि उन्होंने इस बारे में उससे एक सामान्य बातचीत से ज़्यादा कुछ करने की भी जहमत नहीं उठाई। मज़ेदार बात यह है कि उसकी छोटी बहन इस मामले में उसके दादाजी के ज़्यादा करीब थी, और उसे कई बार उसे आश्वस्त करना पड़ा कि वह निश्चित रूप से नहीं जाएगा। लेकिन वह जाएगा, उसे जाना ही था। उसके अंदर कोई उद्धारकर्ता होने की भावना नहीं थी, नहीं उसे किसी और के द्वारा शासित होने के विचार से इतनी बुरी तरह से नफरत थी। शिक्षा जगत में वर्षों बिताने के बाद उसे नियमों का पालन करने की आदत हो गई थी, भले ही वे हास्यास्पद हों। उसके पास एक सैनिक जैसा अनुशासन था। नहीं, वह इसलिए जा रहा था क्योंकि वह जाना चाहता था, क्योंकि इस विचार ने उसे उत्साह से भर दिया था और उसके ठंडे खून में वह गर्मी भर दी थी जो उसकी उम्र के एक युवा में होनी चाहिए। टिक टिक, घड़ी दीवार पर लिखा शब्द धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ, इससे पहले कि एक चमकदार नीली रोशनी पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। यदि कोई चंद्रमा से होने वाले परिवर्तन को देखे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई लेजर किरण अचानक उनसे टकरा गई हो और उनकी पूरी दुनिया को घेर लिया हो। और फिर शब्द एक बार फिर उसके दिमाग में आए। इसे दूसरी बार अनुभव करते हुए ये बहुत ही अवास्तविक लगा। ये निश्चित रूप से केवल उसके दिमाग में था, और फिर भी उसकी आंखें खुली होने पर ऐसा लगा जैसे इसे वास्तविकता में शामिल कर दिया गया हो। आरोहण की शुरुआत का आह्वान। आरोहण का आह्वान, सिलास ग्रिमब्लेड
परीक्षण आरोहण में प्रवेश करें। हाँ नहीं, सिलास के होंठ मुड़े। उन्होंने इसे बहुत अच्छा बना दिया। आमतौर पर परीक्षण को आसान संस्करण माना जाता था जिसमें प्रशिक्षण पहिए लगे होते थे, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत था। परीक्षण आरोहण में दुनिया से सभी बुनियादी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आधुनिक समय से बहुत पहले पृथ्वी की तरह। इस परीक्षण आरोहण के बाद निष्कर्ष निकाला गया, कई सहायक चीजें जोड़ी जाएंगी, जैसे कि सिस्टम सिटीज, जहां चीजों को सुविधाजनक तरीके से खरीदा और कारोबार किया जा सकता है। ये सभी अंतर ग्रिमब्लेड्स द्वारा उसके दिमाग में डाले गए थे, संभवतः ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह चुनाव न करे जो वह करने वाला था। सिलास मुस्कुराया, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे यकीन है कि मैं पहले कुछ दिलचस्प देखूंगा। हाँ, सिलास गायब हो गया, लेकिन पृथ्वी समय में जमी रही, एक ऐसी अवस्था जिसमें वह तब तक रहेगी जब तक कि परीक्षण आरोहण पूरा नहीं हो जाता। अध्याय 8 स्टेट स्क्रीन। सिलास सफ़ेद रंग की दुनिया में दिखाई दिया। वह घबराया नहीं, क्योंकि उसे ठीक से पता था कि यह जगह क्या है। हालांकि ट्रेनिंग असेंशन में कोई ट्रेनिंग व्हील नहीं था, लेकिन यह आपको शार्क के लिए चारा की तरह बाहर नहीं फेंकता था। वह जानता था कि उसका चुनाव बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन उसे सिर पर लात भी नहीं मारी गई थी। अगर यह मौका नहीं होता तो चाहे वह इस संभावना से कितना भी उत्साहित क्यों न हो, वह नहीं आता। उसके सामने एक स्क्रीन चमक उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव F। संबद्धता ग्रिमब्लेड वंश। वर्ग खाली। स्तर 0। शीर्षक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शारीरिक 7। ग्रेटर दैन शक्ति 5। ग्रेटर दैन संविधान 5। ग्रेटर दैन निपुणता 10। ग्रेटर दैन गति 8। मानसिक 6। ग्रेटर दैन बुद्धि 5। ग्रेटर दैन बुद्धि 10। ग्रेटर दैन करिश्मा 2। इच्छा 10। भाग्य 1। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कौशल समझ योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीन अवस्था कठोर खंडित जीन ग्रिमब्लेड वंश F। सामान्य जीन कांस्य जीन सिल्वर जीन गोल्ड जीन पौराणिक जीन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीन टैलेंट ब्लेड और उत्परिवर्तित कमजोर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिलास ने इस स्क्रीन की हर लाइन का विश्लेषण किया। ये लगभग एकमात्र जगह होगी जहां वह शांति से ऐसा कर सकता था। ये कुछ समय के लिए उसके पास आखिरी मौका होगा। अपने आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उसने जो जानकारी इस्तेमाल की वह सीधे उसके दादा से आई थी, क्योंकि ग्रिमब्लेड ने ज़्यादातर समय उन्हें ये सिखाने में बिताया कि दूसरी तरफ की दुनिया कितनी खतरनाक थी। एक बात तो यह है कि इस असेंशन दायरे के आंकड़े ताकत का कोई वस्तुनिष्ठ मीट्रिक नहीं थे, बल्कि सापेक्ष आंकड़े थे। 10 मानवता के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे और एक बैरल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। अनिवार्य रूप से सिलास के पास 10 में से कोई भी आंकड़ा उसे 99% में रखता था। औसतन 1 के नुकसान के लिए आप लगभग 10% अंक नीचे गिरेंगे। ये परीक्षण की अवधि के लिए नया मानक बन जाएगा, और यह आपको ये समझने में मदद करने के लिए एक पैमाना भी होगा कि आसपास के जीव कितने अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे, जिनमें बुद्धिमत्ता, करिश्मा, इच्छाशक्ति और किस्मत मुख्य अपराधी थे। उनके दादा के अनुसार ये एकमात्र वस्तुनिष्ठ आंकड़े थे। बुद्धिमत्ता शब्द की सामान्य परिभाषा के संबंध में नहीं थी, बल्कि यह किसी व्यक्ति की एक विशेष ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देने की क्षमता को संदर्भित करती थी, जिसे उनके दादा एथ कहते थे। ये क्षमता ज्यादातर आपकी जाति और आपके जीन द्वारा तय की जाती थी। इस अर्थ में मानव जाति मध्यम थी और ग्रिमब्लेड वंश जीन ने मदद नहीं की। खैर, तकनीकी रूप से ग्रिमब्लेड वंश ने मदद की। समस्या ये थी कि यह स्टेट में जोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, खासकर सिलास के कमजोर संस्करण के लिए नहीं। आखिरकार वह शुद्धतम ग्रिमब्लेड वंश से 2 पीढ़ियों दूर था। करिश्मा समान था और रेस और जीन पर निर्भर था। ये दिखने या मीठी मीठी बातें करने का मामला नहीं था, बल्कि यह था कि कोई अपनी इच्छा को दूसरे पक्ष पर कितनी अच्छी तरह से लागू कर सकता है। सिलास में स्पष्ट रूप से उच्च इच्छाशक्ति थी, लेकिन वह इसे दूसरों पर लागू नहीं कर सकता था, कम से कम किसी भी महान प्रभावशीलता के साथ नहीं। उसके पास ऐसा करने के तरीके नहीं थे। इच्छाशक्ति इन आंकड़ों में से पहला था जिसके बारे में सिलास ने सोचा था, जिसका वास्तव में वही मतलब था जो ये बताता था। यह एक व्यक्ति की दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता को संदर्भित करता है। फिलहाल सिलास को यकीन नहीं था कि इस आंकड़े को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता क्यों थी। यह अन्य आंकड़ों की तरह प्रासंगिक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह अंततः पता लगा लेगा। अंत में किस्मत थी। यह एकमात्र ऐसा आंकड़ा था जो 1 से शुरू होता था, चाहे आप कोई भी हों, आप किस जाति से आए हों, या आपके पास कौन से जीन हों। हालांकि ये सबसे कठिन और सुधार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा भी था। सिलास ने सूची को स्कैन करना जारी रखा। शारीरिक आंकड़े सीधे थे, जिसमें ताकत का मतलब ताकत था, संविधान का मतलब स्थायित्व, निपुणता का लचीलापन और गति का मतलब गति था।
मानसिक आंकड़ों में से अंतिम बुद्धि वह था जो उसके आईक्यू, उसके दिमाग के लचीलेपन, नई चीजें सीखने और अनुकूलन करने की उसकी क्षमता, साथ ही साथ उसके ईक्यू पर केंद्रित था। स्क्रीन पर वास्तव में केवल दो अन्य चीजें दिलचस्प थीं, पहली उसकी संबद्धता और दूसरी उसकी जीन प्रतिभा। ये तथ्य कि उसकी संबद्धता में पहले से ही ग्रिमब्लेड वंश लिखा हुआ था, कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसके दादा ने उसे चेतावनी दी थी। आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से उसे असंबद्ध होना चाहिए। क्योंकि उसके पास एक संबद्धता थी, इसका मतलब था कि संबद्धता का प्रमुख उसके और उसकी स्थिति की जांच कर सकता था। अच्छी खबर यह थी कि यह शहर की स्थापना से पहले नहीं किया जा सकता था और उसके पास इस संबद्धता को छोड़ने का समय होगा। हालांकि बिना कीमत के नहीं। अपनी संबद्धता को छोड़ने से स्टेट स्क्रीन में एक छिपी हुई रेखा सक्रिय हो जाएगी जो उसके लिए चीज़ों को बहुत मुश्किल बना देगी। उसके दादा को इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में चेतावनी दी गई थी। इसके बाद उसकी जीन प्रतिभा थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह उत्परिवर्तित और कमज़ोर दोनों था। धराशायी रेखा वहाँ थी क्योंकि यह एफ ग्रेड होने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। जहाँ तक एफ ग्रेड से परे की बात है, सिलास को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उसके दादा ने उसे इस बारे में भी चेतावनी दी थी। मैग्नस का एक बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसे उसके पिता ने स्वीकार नहीं किया। और फिर सिलास के पिता आर की अपनी मां से एक बच्चा था, जो संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे ग्रिमब्लेड स्वीकार नहीं करेंगे। इसे एक छोटा सा चमत्कार माना जा सकता है कि सिलास के पास इस जीन टैलेंट का कुछ अंश भी था। सिलास ने इन बातों को अपने दिमाग के पीछे रख दिया और फिर अपने सामने तैरती हुई तीन वस्तुओं की ओर देखा जो इस सफ़ेद दुनिया में उसके होने का असली कारण थीं। वह पहले से ही जानता था कि वे क्या थीं। एक विकल्प अपनी पसंद का हथियार चुनने का था, दूसरा अपने जीन से संबंधित विकल्प था और अंतिम विकल्प एक कॉमन सिटी स्टेल का विकल्प था। बिना किसी हिचकिचाहट के सिलास ने तीन विकल्पों में से दूसरा विकल्प चुना और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ घुस रहा है। यह विकल्प किसी नए जीन टैलेंट या जीन अपग्रेड के लिए नहीं था, बल्कि यह उसकी जीन अवस्था को बदल देगा। उसके दादा के अनुसार यह उसकी जीन अवस्था को बदलने का सबसे आसान तरीका होगा। फिर कभी इतनी अच्छी चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी। जीन अवस्था शरीर में नए जीन को स्वीकार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अवस्था जितनी कमज़ोर होती है, जीन को अवशोषित करना और मौजूदा जीन को बदलना उतना ही मुश्किल होता है। कठोर, लचीला, भंगुर, मुलायम, लचीला, निंदनीय, अव्यवस्थित और अंत में मुक्त। ये उपलब्ध जीन अवस्थाएं थीं। कठोर अवस्था में आपके लिए अपने जीन के बारे में कुछ भी बदलना असंभव था, चाहे आपके पास कितने भी मौके क्यों न हों। मुक्त अवस्था में आपका शरीर व्यवहारिक रूप से आपके हाथों में मिट्टी की तरह होता है, जो बदलने और आपकी इच्छाओं के अनुसार ढलने के लिए तैयार होता है। ये जीन अवस्था बढ़ाने वाला उसे खत्म होने से पहले एक सप्ताह की अवधि के लिए नर्म जीन अवस्था में रहने की अनुमति देता है। उस अवस्था में उसके द्वारा अवशोषित किए गए किसी भी जीन के सफल होने की 50% संभावना होती है। अब सवाल ये था कि क्या वह किसी पर अपना हाथ रख पाएगा। अध्याय 9। एक धैर्यवान शिकारी। सिलास को लगा कि उसकी दृष्टि एक बार फिर धुंधली हो गई है और जल्द ही उसके चारों ओर दुनिया आकार लेने लगी। यह एक घना और नम जंगल था। उगी हुई वनस्पति सर्वत्र थी और सूरज को ऊपर आसमान से जमीन में घुसने में कठिनाई हो रही थी। सिलास ने इसे बहुत संतुष्टि के साथ लिया। अगर वह बिना किसी आश्रय के क्षेत्र में पैदा हुआ होता तो उसके मरने की संभावना बहुत अधिक होती। उसने खुद को नीचे देखा और पाया कि उसने हल्के भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे जो पतले सूती कपड़े से बने थे। उसके पैरों में जूते की कमी थी, जिससे नम मिट्टी उसके मानस पर विशेष रूप से चुभ रही थी और उसके पास कोई और विशेष चीज़ नहीं थी। उसके दादा के अनुसार स्पॉन पॉइंट के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी महत्वपूर्ण शिकारी नहीं होना चाहिए। बेशक जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, ये शिकारी अब ऐसे नियमों से प्रतिबंधित नहीं होंगे। इसलिए सावधानी ही खेल का नाम था। हथियार, ये पहली बात थी जो सिलास के दिमाग में आए। उसके दादा ने उसे नहीं बताया था कि 3 विकल्पों में से कौन सा चुनना है। बहुत सोच विचार के बाद ही उसने वह विकल्प चुना जो उसके पास था। ये सबसे जोखिम भरा था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विकास की संभावना भी थी। अगर उसने सिटी स्टेल को चुना होता तो उसे अपनी ओर से लड़ने के लिए मुफ्त योद्धा मिल जाते। हथियार का फ़ायदा भी साफ था। ये कहा जा सकता है कि यह एकमात्र विकल्प था जो उसे खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं देता था। सिलास ने ज़मीन का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे इस बफर का फ़ायदा उठाना था ताकि यह पता चल सके कि क्या उसे कोई उपयोगी स्थल मिल सकता है। पानी, आश्रय, संभावित रूप से एक प्राकृतिक किला, ये सभी चीज़ें उसके दिमाग में थीं क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। हालांकि इसके अलावा वह संभावित चिन्हों पर भी ध्यान दे रहा था जो क्षेत्र को दर्शाते थे। पंजे के निशान, पैरों के निशान, गोबर, कुछ भी जो वह नोट कर सकता था। रास्ते में सिलास ने 2 पत्थर उठाए। उसने अपनी भुजाओं को मोड़ा और अपनी पूरी ताकत से उन्हें आपस में टकराया, अपनी कलाई में दर्द को अनदेखा करते हुए जब तक वे टुकड़ों में नहीं टूट गए।
उसने उन्हें फर्श पर गिरा दिया और एक ऐसा उठाया जो उसकी हथेली में अच्छी तरह से फिट हो गया और जिसका किनारा भी अच्छा था। वह भाग्यशाली था कि आसपास कोई जानवर नहीं था और यह वर्षावन शोर को दबाने के लिए एक बेहतरीन साधन था, अन्यथा वह शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। बहता पानी। सिलास के कानों ने इसे सुना और उसने उस दिशा में देखा। वह नीचे झुका और एक घनी झाड़ी पर झुक गया ताकि समाशोधन को देख सके। वह लगभग 200 मीटर या उससे अधिक की यात्रा कर चुका था। कम से कम तुरंत तो कोई जीव दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद सिलास ने महसूस किया कि उसकी धड़कन धीमी हो गई है क्योंकि एक बड़ा एल्क दिखाई दिया। वह एल्क, ये कम से कम 2 मीटर लंबा है। यह एक विलुप्त प्रजाति होनी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मानसिक लक्ष्य से आगे निकल गया। विश्लेषण सफल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आयरिश एल्क F। स्तर 0। शारीरिक 14। मानसिक 0। इच्छाशक्ति 3। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिलास एक डॉक्टरेट के साथ एक जैव रसायनज्ञ था, लेकिन वह हर विलुप्त प्रजाति के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता था। वह जो जानता था वह यह था कि एल्क इतने बड़े शरीर और इतने विशाल सींग के साथ नहीं आते हैं। फिर भी ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसके दादा के अनुसार ट्रायल असेंशन अन्य दुनिया के जीवों को जन्म नहीं देगा, बल्कि पृथ्वी से ही एकत्रित किए गए जीवों को जन्म देगा, चाहे वे विलुप्त हों या अन्यथा। ये देखते हुए कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक थी जो अभी भी जीवित हैं, लगभग सभी जीव जो सिलास से मिले उन्हें पहले नंबर पर होना चाहिए। मानसिक 0। सिलास छिपा रहा और निरीक्षण करता रहा। उसके सामने पानी का वह हिस्सा लगभग 30 मीटर चौड़ा एक झील था। एक धारा थी जो उससे जुड़ी हुई थी, जो जंगल से होकर बहने वाली एक नदी में बदल गई, लेकिन यह पानी का मुख्य हिस्सा होना चाहिए जिसका उपयोग ये जीव खुद को हाइड्रेट करने के लिए करते थे। सिलास ने इसे मन में नोट कर लिया और एल्क के खत्म होने तक उसका पीछा करने लगा। मानसिक 0 का मतलब था कि एल्क एथा का उपयोग करने में असमर्थ होना चाहिए। जैसे जैसे वे ट्रायल असेंशन के माध्यम से आगे बढ़ते गए, ये बदल गया और ये जीव अधिक खतरनाक हो गए। इसका शारीरिक रूप आश्चर्यजनक रूप से सिलास से कहीं आगे था। वास्तव में 2 गुना। आंकड़े मानव स्तर पर स्केल किए गए थे, इसलिए ये बताना आसान था कि औसत मानव की तुलना में एक बिना उन्नत प्राणी भी कितना अधिक शक्तिशाली था। सिलास धैर्यवान था। हालांकि 1 सप्ताह की आसन समय सीमा व्यावहारिक रूप से उसके सिर के ऊपर टिक रही थी, वह जानता था कि जल्दबाजी करने से उसकी मौत हो जाएगी। वह एल्क के पीछे बहुत दूर तक चला और अक्सर उसे अपनी दृष्टि रेखा में नहीं देख पाता था। इसके बजाय वह उसके खुरों के निशानों पर ध्यान केंद्रित करता था, सावधानी को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए रखता था। एल्क ऐसे जीव थे जिन्हें वह स्पष्ट रूप से समझता था। चूंकि यह नर था, इसलिए यह संभवतः अकेले सोता होगा। उसे बस अवसर की प्रतीक्षा करनी थी और आशा करनी थी कि कोई अन्य जीव उसके साथ हस्तक्षेप न करे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि इस एल्क का आसपास के क्षेत्र पर एक मजबूत प्रभुत्व था। यह इधर उधर घूमता रहता था, यहाँ वहाँ वनस्पति खाता था, समय समय पर अपने गोबर से अपने क्षेत्र को चिन्हित करता था और चारों ओर घूमता रहता था। डी खुद को मुखर कर रहा है। सिलास को तो मरते दम तक ऊब जाना चाहिए था। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की दुनिया में जन्मे और पले बड़े होने के कारण इस सिस्टम को रजिस्टर करने के लिए पर्याप्त ज्ञान के बिना एक प्राणी का पीछा करना थका देने वाला होना चाहिए था। फिर भी एक ऐसी जगह पर जहां एक बार भी ढिलाई बरतने पर उसकी जान जा सकती थी, वह किसी तरह पूरी तरह से केंद्रित रहने में कामयाब रहा। न केवल वह एल्क के चलते फिरते उसका पीछा करता रहा, बल्कि वह अपने आसपास की चीज़ों पर भी लगातार नज़र रखता रहा, यहाँ तक कि एल्क के इतने नज़दीक आने वाले किसी भी प्राणी से सावधानीपूर्वक बचता रहा। घंटे बीतते गए और उसका धैर्य कभी कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीर्षक अनलॉक। शीर्षक एक धैर्यवान पीछा करने वाला। आपने अद्भुत इच्छाशक्ति और दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। जोड़ 1 इच्छाशक्ति। जोड़ 1 निपुणता। संबंधित जीन को अवशोषित करने में जोड़ 10% सफलता। अध्याय 10 त्रुटि के लिए कोई स्थान नहीं। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव F। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शारीरिक 7। ग्रेटर दैन शक्ति 5। ग्रेटर दैन संविधान 5। ग्रेटर दैन निपुणता 11। ग्रेटर दैन गति 8। मानसिक 6। ग्रेटर दैन बुद्धि 5। ग्रेटर दैन बुद्धि 10। ग्रेटर दैन करिश्मा 2। इच्छा 11। भाग्य 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिलास की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने दिमाग को सचेत करने वाली अधिसूचना देखी। उसे लगा कि अगर यह ऐसी स्थिति में हुआ जहां उसे अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी तो यह थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन वह अभी के लिए केवल काम चला सकता था। शीर्षक प्रणाली कुछ और थी जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। सामान्य तौर पर किसी उपाधि की दुर्लभता का निर्धारण उसके द्वारा दिए जाने वाले बूस्ट के प्रकार से किया जा सकता है।
तथ्य यह है कि यह जीन को अवशोषित करने की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है, भले ही ये केवल एक विशिष्ट प्रकार के जीन ही क्यों न हो। इसका मतलब है कि ये दुर्लभ पक्ष में था। दिलचस्प बात यह है कि उपाधियां जो शारीरिक या मानसिक जैसे समग्र आंकड़ों के बजाय निपुणता जैसे छिपे हुए आंकड़ों को बढ़ावा देती थीं, वे चीज़ों के अधिक सामान्य पक्ष में थीं। तथ्य यह है कि इस उपाधि ने दोनों बक्से को चेक किया, जिससे सिलास को पता चला कि उसे भविष्य में कई चीज़ों का वजन करना होगा। उसे यह अजीब लगा कि उपाधियां ग्रेड के साथ नहीं आती हैं, जैसा कि बाकी सब कुछ लगता है, लेकिन उसने इसे सहजता से लिया। आखिरकार उसके पास अभी ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य चीज़ें थीं। रात हो गई, लेकिन शाम तक एल्क ने सोने के लिए पहले से ही एक क्षेत्र ढूंढ लिया था। यह अजीब है, सिलास ने खुद से सोचा। सोने का पैटर्न बहुत मानवीय था। अधिकांश जानवर सामान्य मानव जैसी नींद के पैटर्न में नहीं आते हैं। सिलास को एल्क की नींद के पैटर्न के बारे में ठीक से पता नहीं था, लेकिन उसे लगा कि इस समय एल्क का आराम करना अजीब बात है। एल्क के सो जाने के बाद भी सिलास इंतजार करता रहा। करीब 1/4 घंटे बाद उसने कुछ दिलचस्प देखा। आसमान से एक ऊर्जा नीचे गिरी और एल्क की स्थिर सांस की लय से मेल खा रही थी। ईथर, सिलास ने निष्कर्ष निकाला और 2 और 2 जोड़ दिए। यह एल्क उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा था, इसकी बुद्धि एक सामान्य जानवर की तरह थी। इसके लिए उसे जाल में फंसाना असंभव था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इस प्रणाली ने इन जानवरों को असामान्य दिनचर्या में मजबूर कर दिया होगा ताकि वे सोते समय समय के साथ विकसित हो सकें। इस तरह हर दिन वे मजबूत होते जाएंगे, अभी या कभी नहीं। सिलास ने कभी भी कोई निर्णय लेने में संकोच नहीं किया, खासकर ऐसे निर्णय में जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम हो। एल्क ने उसके लिए सारा भारी काम कर दिया था। यह क्षेत्र इस घने जंगल में जितना एकांत हो सकता था उतना ही एकांत था। अगर वह पहले एल्क के विकसित होने का इंतजार करता तो उसे नहीं पता था कि उसकी योजना काम करेगी या नहीं। रात के अंधेरे में ये देख